नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षद द्विवेदी। मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज की वीडियो में छूट गए थे, तो उनको मैं यहाँ पे फिर से आपके साथ कवर कर रहा हूँ। एक एडिटोरियल कौन सा है, तो पहला है द मैनी बेनिफिट्स ऑफ एन इको टैक्स। यहाँ पे इन्वायरमेंट की जो गंदी करने वाली सर्विसेज है ना, उनके ऊपर एक टैक्स लगाने वाली जो बात है, इन्वायरमेंटल फिजिकल रिफॉर्म्स की बात की गई है। और इन्वायरमेंटल फिजिकल रिफॉर्म्स में अब तक जो भी एनालिसिस की है, जैसे मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने कुछ एनालिसिस की है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, तो इनको देखेंगे। एक ये आर्टिकल मंडे को हमेशा जर्नलिज्म से रिलेटेड छपता है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। दूसरा आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सएप एंड इट्स ड्यूबियस क्लेम्स। व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है 15 मई को जो एप्लीकेबल होनी थी, हालांकि कहीं ना कहीं एप्लीकेबल पूरी तरीके से हुई है नहीं हुई है। बहुत सारे कैंपेन्स चला रही है पब्लिक अवेयरनेस वाले व्हाट्सएप। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे कपिल सिब्बल और अरविंद डटर, जो कि कहीं ना कहीं व्हाट्सएप को यहाँ पे डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। व्हाट्सएप का स्टैंड यहाँ पे गलत कैसे बताया जा रहा है और सरकार को यहाँ पे एक्चुअली में करना क्या चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे एक ओपिनियन दिया गया। तो दो चीज़ों को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अपने डाउट्स आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। अच्छे लगे तो सबके बेनिफिट के लिए मैं सबके लिए रिकॉर्ड करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ के लिए, मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए। ज्वाइन बटन का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, तीनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। रिकैलिब्रेट ग्रोथ, reprioritize expenditure, protecting total expenditures at the budgeted level and mass vaccination। सॉरी, ये वाली पीडीएफ है वो, द मैनी बेनिफिट्स ऑफ एन इको टैक्स। वो पुरानी वाली पीडीएफ खोल दी थी मैंने, जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस पीडीएफ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, द मैनी बेनिफिट्स ऑफ एन इको टैक्स। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है। तो इन्वायरमेंटल फिजिकल रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात आ रही, दैट विल रिड्यूस पॉल्यूशन एंड जनरेट रिसोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग द हेल्थ सेक्टर। अगर आप बात करो तो पिछले साल भारत सरकार ने एक फिजिकल स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू में बहुत सारा डिक्लाइन हो गया था। और इसके चलते फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से जो फिजिकल डेफिसिट थी वो 9.5% पहुंच गई। पहले जो थी वो 3.5% थी, लेकिन उस समय पे कोरोना नहीं फैला था। रिवाइज्ड एस्टीमेट में फिजिकल डेफिसिट पिछले साल की 2020-21 के 9.5% पहुंच गई, और 2021-22 में इसे पैक किया गया है 6.8% पे, यानी 6.67% पे, 6.76% पे टू बी प्रिसाइज। और जैसा कि मैंने सुबह के एडिटोरियल में आपके साथ डिस्कस किया, रंगराजन साहब ने बताया कि 7.7% भी पहुंच सकती है। अब ये 7.7% कैसे पहुंच सकती है, उसके लिए जो इकोनॉमिक रिप्रायोरिटाइजेशन करके जो आर्टिकल है आज का एडिटोरियल का, उसको मैंने पिछली वीडियो में, पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया एडिटोरियल की, तो आई होप वो आपने देख ली होगी। तो अभी के लिए सरकार के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटी पे, फिजिकल डेफिसिट भी मेंटेन करनी है और सस्टेन्ड हेल्थ फाइनेंसिंग भी करनी है, पैसा हेल्थ के लिए भी लेके आना। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा प्रोवाइड किया है कि दुनिया भर में कितनी पॉपुलेशन, और कंट्री वाइज भी डाटा डब्ल्यूएचओ की तरफ से आता है कि दुनिया भर में कितनी पॉपुलेशन है जिनका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ 10% से ज़्यादा है या 25% से ज़्यादा है। तो मतलब आपके घर में मान लीजिए प्रति महीना 10,000 रुपया खत्म किया जाता है, तो उस 10,000 में से कितना परसेंट हेल्थ के ऊपर खत्म किया जाता है। तो वो घर जहाँ पे 10% से ज़्यादा हेल्थ के ऊपर खत्म किया जाता है ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, और वो घर जहाँ 25% से ज़्यादा हेल्थ पे खत्म किया जाता है। इसका डाटा इंडिया में 2011 के इनकम के हिसाब से यहाँ पे निकालने की कोशिश की गई है, और कहीं ना कहीं रूरल और अर्बन रिस्पेक्टिव में भी निकालने की कोशिश की गई। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में वो घर जहां पे 10% ऑफ द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस से ज्यादा हेल्थ एक्सपेंडिचर है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 17.33% ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे देश की 17.33% आबादी के घरों में 10% से ज्यादा पैसा हेल्थ एक्सपेंडिचर में खत्म होता है, और रूरल इलाकों में ये नंबर ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप बोलो 17.33% आबादी के घरों में 10% से ज्यादा पैसा हेल्थ पे खत्म हो रहा है, तो जो रूरल नंबर है ना वो 17.33% से भी ज्यादा, और अर्बन ऑब्वियस सी बात है इससे कम होगा, तो एवरेज 17.33 पे आ गया। अगर आप दुनिया में इस फिगर को देखोगे, दुनिया में ऐसे कितने फैमिलीज हैं, पॉपुलेशन है जहां पे 10% से ज्यादा खर्चा घर का हेल्थ पे होता है, तो दुनिया में 12.67% ऐसी आजादी है। ग्लोबली द एवरेज वाज 12.67%। मतलब 12.67% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज स्पेंडिंग मोर देन 10% ऑफ देयर इनकम ऑन हेल्थ, आउट ऑफ देयर टोटल हेल्थ एक्सपेंस, आउट ऑफ देयर टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में ये नंबर पहुंच जाता है 16% पे। वेस्टर्न पैसिफिक रीजन की बात की जाए तो वो साउथ ईस्ट एशिया के थोड़ा ही पीछे आते हैं। अगर आप बात करो तो इंडिया में वो घर, वो आबादी
जो अपनी टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का 25% से ज्यादा हेल्थ पे खत्म करते हैं, उनकी आउट ऑफ पेमेंट 25% से ज्यादा है, ऐसे 3.9% लोग हैं इंडिया में। और ये 3.9% लोग जो हैं पूरे इंडिया में, इसमें से 4.34% रूरल एरियाज में। तो हमने दो फिगर्स देखे। एक फिगर तो हमने देखा कि घर में टोटल जितना खर्चा हो रहा है उसके भाई 10% से ज्यादा आपने हेल्थ पे खत्म किया, वो हमने देखा 17.33% इंडिया के लिए। और जब आपने देखा कि जो टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर उसका 25% से ज्यादा अगर हेल्थ में चला गया, तो वो कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में इंडिया में? 3.9%। रूरल इलाकों में ये नंबर चला जाता है 4.34% पे। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से कुछ फिगर्स निकल के आ रहे हैं 19-20 से। इसने ये आउटलाइन किया है कि भाई जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में लिखा था, अगर पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ 1% ऑफ जीडीपी से बढ़ा के 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी कर दिया जाए, तो अभी के लिए हेल्थ स्पेंडिंग इंडिया में कितनी है? टोटल है 1% ऑफ द जीडीपी। तो अगर इसको बढ़ा के 2.5 से 3% कर दिया जाता है ऑफ जीडीपी, तो लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है ना हेल्थ के ऊपर, वो 65% से कम करके 30% पे आ जाएगा। मतलब अभी लोग अगर 100 रुपया खत्म करते हैं, टोटल हेल्थ के ऊपर 100 रुपया खर्चा हो रहा है, तो उसमें से 65 रुपये उनके जेब से निकल रहा है। तो 65 ना निकल के केवल 30 रुपये उनकी जेब से निकलेगा, अगर हम लोग हेल्थ के एक्सपेंडिचर को एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2.5 से 3% तक लेके जाए। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए क्या हमारे पास पैसा है? ये एक बड़ी चीज है। अब यहाँ पे इस आर्टिकल का जो रुख है वो थोड़ा बदल रहा है और अब क्लाइमेट चेंज की तरफ आ रहा है। कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते दुनिया भर की कंट्रीज के ऊपर ये इम्पैक्ट आया कि भैया वो क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजीज को डिवाइस करें, इन्वायरमेंट के प्रिजर्वेशन के बारे में कुछ सोचें, उसके रिस्पेक्ट में फिजिकल रिफॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट को बदलने की जरूरत है। और इन्वायरमेंटल जो गंदगी लोग फैलाते हैं उन पे टैक्स लगा के कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के भी आसार यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल रेगुलेशन की। एनवायरमेंटल रेगुलेशन कैसा है, क्या होता है, किस प्रकार का होता है? तो कमांड एंड कंट्रोल होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑब्लिक अर्बन प्लानिंग के हिसाब से भी हो सकता है। एनवायरमेंटल टैक्स जिसको इको टैक्स या फिर एनवायरमेंटल सब्सिडीज, कैप एंड ट्रेड। इंडिया फिलहाल कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच को अपनाता है। मतलब पॉल्यूशन को रोकने के लिए इंडिया की सरकार ऊपर से डायरेक्शन इशू करती है कि भाई यहाँ पे ऐसे पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब इस रिस्पेक्ट में अगर आप इंडिया में एक इन्वायरमेंटल टैक्स लगाते हो, इको टैक्स लगाते हो, टैक्स आप किसके ऊपर लगाओगे? वो एक्टिविटीज जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को गंदा कर रही हैं, आप उन्हीं के ऊपर टैक्स लगाओगे। तो कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज को ठीक से प्लान करना पड़ेगा, डिवाइस करना पड़ेगा। ओवरऑल मैकेनिज्म क्रेडिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। और इको टैक्स रेट लगना कितना चाहिए? तो भाई जब भी कोई पॉल्यूशन होता है, उस पॉल्यूशन की जो सोशल कॉस्ट है, उस पॉल्यूशन का जो लॉन्ग टर्म डैमेज है, उस पॉल्यूशन से इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंच रहा है, पहले आप उस नुकसान को एसेस करो। जब आप उस नुकसान को एसेस कर लोगे तो उस नुकसान के हिसाब से आप टैक्स लगा दो यहाँ पे। तो कुल मिला के आपको पर्टिकुलर एक्टिविटी की निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या है कि वो चीज़ों को, जैसे अब केमिकल इंडस्ट्री में जो आउटपुट निकलता है गंदा, वो हमारी नदियों गंदा कर देता है। अभी ये नदियां गंदा होंगी, इसमें फिर मछलियां मरेंगी, ओवरऑल इकोसिस्टम को नुकसान होगा, तो उसका आप एक इन्वायरमेंटल बेसिस निकालो और उसके हिसाब से आप टैक्स लगा दो। लेकिन ये इन्वायरमेंटल बेसिस आप निकालोगे कैसे? ठीक है ना। इस इन्वायरमेंटल बेसिस को निकालने के लिए आपको कुछ साइंटिफिक असेसमेंट करने पड़ेंगे कि भाई किसी एक पर्टिकुलर प्रकार की गंदगी से, वेस्टेज से, पॉल्यूशन से लोगों की हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आप इको टैक्स रेट को फिक्स करोगे। क्योंकि इको टैक्स रेट आपको फिक्स इस हिसाब से करना है कि भाई किसी एक एक्टिविटी की मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या है। तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट निकालने के लिए ऑलरेडी बहुत सी स्टडी यहाँ पे मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने कंडक्ट कर रखी है, ऐसा ऑथर यहाँ पे बता रहा है। और अब यहाँ पे मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक आप कह सकते हैं स्टडी आउटकम्स को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि इन्वायरमेंटल टैक्स रिफॉर्म 3 अलग चीजों से मिलकर बना है। पहली चीज ये एलिमिनेटिंग एग्जिस्टिंग सब्सिडीज एंड टैक्सेस दैट हैव अ हार्मफुल इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। वो इंडस्ट्रीज हमारे देश में जो ऐसे आप कह सकते हो एक्टिविटीज को कर रही हैं जिससे हमारे देश में एनवायरनमेंट बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो अभी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो सब्सिडी दी जाती है सरकार की तरफ से, जो टैक्स रिफंड्स बेनिफिट दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, उनको आप एलिमिनेट करो। मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो गंदगी फैला रही है उनको सरकार की तरफ से फाइनेंसेस मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है। उन फाइनेंस जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, अभी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पॉल्यूशन करती है। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को अगर ड्रॉबैक रिफंड मिलता है चीज़ों को एक्सपोर्ट करने पे, तो कहीं ना कहीं
वो ड्रॉबैक रिफंड उसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इससे हमारे एक्सपोर्ट भी तो खराब होंगे। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या करना चाहिए ये बता दिया गया है, लेकिन उसके रेपरकशंस क्या होंगे उनको ठीक तरीके से नहीं बताया गया। बट चलिए, ये इन्होंने जो बताया उसको हम देखते हैं। दूसरा इनका कहना ये कि रीस्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग टैक्सेस इन एनवायरमेंटल सपोर्टिव में, अभी के लिए जो स्ट्रक्चर लगाए जा रहे हैं एनवायरमेंट के ऊपर, उनको आप इस प्रकार से रीस्ट्रक्चर करो कि वो टैक्सेस इन्वायरमेंटली साफ तरीकों को प्रमोट करें, और जो इंडस्ट्रीज गंदगी फैला रही है इन्वायरमेंट में उनको प्रमोट ना करें। और नए इन्वायरमेंटल टैक्स लगाए जाने की बात की जा रही है, और ऑब्वियस सी बात है, नए इन्वायरमेंटल टैक्स किस हिसाब से लगाए जाएंगे कि भाई जो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा टैक्स देना पड़े, और जो कम पॉल्यूशन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं टैक्स बेनिफिट मिले। तो दो प्रकार की चीज़ों की यहाँ बात की जा रही है, रेवेन्यू न्यूट्रल और रेवेन्यू ऑगमेंटिंग। रेवेन्यू ऑगमेंटिंग के केस में क्या होता है कि आप एडिशनल रेवेन्यू रेज कर सकते हो उन बिजनेसेस से जो गंदगी फैलाती हैं, और उस एडिशनल रेवेन्यू का प्रयोग करके आप इन्वायरमेंटल पब्लिक गुड्स बनवा सकते हो, या जो ओवरऑल रेवेन्यू पूल होता है सरकार का, जहाँ से सरकार पैंडेमिक में खर्चा कर रही है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्चा कर रही है, उसमें पैसा डाल सकते हो। तो जो रेवेन्यू आएगा इस इको टैक्सेस के थ्रू, वो कहीं ना कहीं सरकार की इस पैंडेमिक के समय पे मदद करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सरकार के पास इस पैंडेमिक के समय पे टैक्सेस कम है, पैसा जुटाने के तरीके यहाँ पे कम है। फिर बात की जाए इंडिया में जो इको टैक्सेस लगाए जाएंगे, वो 3 एरियाज को टारगेट कर सकते हैं। पहला है डिफरेंशियल टैक्सेशन ऑन व्हीकल्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मेन प्योरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स फ्यूल एफिशिएंसी एंड जीएपीएस बेस्ड कंजेशन चार्जेस। मतलब वो व्हीकल्स जो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, ऐसे व्हीकल्स के ऊपर आप टैक्स ज़्यादा लगा दो, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कहीं ना कहीं आप सब्सिडी दो। तो इससे हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वायरमेंटली सपोर्टिव आप कह सकते हैं इंस्टेंस को आप ले आओगे। दूसरा, इन द एनर्जी सेक्टर बाय टैक्सिंग फ्यूल्स विच फीड इनटू एनर्जी जनरेशन, कहीं ना कहीं भाई कोल जैसे फ्यूल्स हो गए, पेट्रोल डीजल जैसे फ्यूल्स हो गए, उनके ऊपर और टैक्स लगाते जाओ ताकि ये महंगे होते जाए। ये तो खैर सरकार ने अभी कर ही रखा है, तो उनका कंजम्पशन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तीसरा, वेस्ट जनरेशन एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो जरूरत से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं अपने। अभी नेचुरल रिसोर्स कौन से, ये सोलर पावर विंड पावर वाले नहीं है, जो कोल और नेचुरल गैस खंगाल रहे हैं, जो इनकी माइनिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सेक्टर्स को आप कम सपोर्ट दो, वेस्ट जनरेशन के ऊपर कहीं ना कहीं आप टैक्स लगाओ। आप सोचो, एक बार के लिए सोचो कि क्या इकोनॉमिकली ये एक आइडिया फीजिबल है कि हमारे देश की कोल माइनिंग और गैस माइनिंग के ऊपर सरकार टैक्स लगा दे। अरे हम तो खुद ही अपना कोल और गैस इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि बाहर से हमको इंपोर्ट ना करना पड़े, और यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा दो। तो ये जो ऑथर यहाँ पे इस आर्टिकल में बता रहा है ना, बहुत हद तक अगर आप अभी का सरकारी स्टांस देखोगे तो प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि होना यही चाहिए, दीज इको टैक्सेस आर इम्पॉर्टेंट। हमारे देश में जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है ये बहुत सीवियर स्टेज में पहुंच चुकी है, बट अब क्या करें, अगर आप इस प्रकार के स्टेप्स को लगाते हो तो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और भयंकर पहुंचेगा। फिर यही बात बोली जा रही है कि भाई टैक्स रेवेन्यूज इको टैक्सेस के थ्रू आ जाएंगे, उसे सरकार खर्चा कर सकती है। जीएसटी के टैक्स फ्रेमवर्क में भी इन्वायरमेंटल टैक्सेस को इंक्लूड किया जा सकता है। ये सब बातें यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो अच्छा, एक आखिरी बात यहाँ पे बताई जा रही है कि नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखिए, जब आप इन्वायरमेंटल टैक्स को लगाते हो तो उसके 3 ब्रॉड बेनिफिट है, फिजिकल बेनिफिट है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट है, और इससे आप गरीबी भी कम कर पाओगे। ये जो इन्वायरमेंटल टैक्स रिफॉर्म है, ये रेवेन्यू लेके आएंगे। इन रेवेन्यू से आप बेसिक पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, हेल्थ में ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, और कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंटल टैक्स रिफॉर्म्स हैं, ये इन्वायरमेंट को गंदा करने वाले इंडस्ट्रीज़ को कम करेंगे, तो निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ कम होंगी। और यहाँ पे यूरोप का एग्जांपल दिया जा रहा है कि भाई यूरोप में बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल लॉज हैं, तो क्या वहाँ की इकोनॉमी की ग्रोथ बंद होगी? वहाँ पे इकोनॉमी तो अभी भी ग्रो कर रही है ना। तो इंडिया में भी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा वो कम होगा, और धीरे धीरे वो एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं। ऑथर कौन है? एडवार्डो अररल साहब हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये, और ली कुआन यू स्कूल पे, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में एडवर्डो एरल एसोसिएट प्रोफेसर है, उन्होंने इस आर्टिकल को लिख रहा है। और सुरजीत कार्तिकेयन जी हैं, ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर हैं, इन्होंने भी इस आर्टिकल में इनपुट्स दिए हैं। बट पर्सनली मैं बोलूँगा कि जिस प्रकार के स्टेप्स ये यहाँ पे बता रहे हैं, इनको प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि सरकारी पॉलिसीज़ जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है। अरे हम हमारे देश में इंडस्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं, चाइना के साथ कम्पीट करने की बात कर रहे हैं, तो हम किसी भी फील्ड में कंपनीज को बोल रहे हैं कि आके यहाँ पे इंडस्ट्री खोलो, और वो इंडस्ट्री खोलेंगी तो वेस्ट जनरेशन होगा ही होगा।
तो अभी वेस्ट जनरेशन होगा तो ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि उनके ऊपर इन्वायरमेंटल टैक्स लगाओ। अरे इन्वायरमेंटल टैक्स लगाओगे तो कोई इंडस्ट्री इंडिया में आके धंधा खुलेगी क्या? ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू पॉइंट्स हो जाएंगे। सरकारी स्टैंड के साथ तो ये आर्टिकल बिल्कुल खड़ा नहीं होता, बट देखा जाए तो एथिकली जो आर्टिकल बोल रहा है वो होना चाहिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं WhatsApp and its dubious claim. The claim that the new privacy policy is applicable only to business version of the app is not comforting. रिसेंटली जो सीनियर एडवोकेट्स हैं कपिल सिब्बल साहब और अरविंद दत्तर साहब, इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। बेसिकली यहाँ पे व्हाट्सएप का जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना, जो कि पहले फरवरी में इंप्लीमेंट होनी थी और 15 मई 2021 से इंप्लीमेंट होनी थी, मिस्टर कपिल सिब्बल साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारे देश में प्राइवेसी के लिए कोई पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है ना, और अगर कोई पब्लिक पॉलिसी है तो क्या वो व्हाट्सएप के ऊपर अप्लीकेबल होती है, और क्या व्हाट्सएप के साथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अप्लीकेबल होती है। एक्चुअली में व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट की अपनी एफिडेविट में बोला कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी बिल्कुल सही है। व्हाट्सएप का एक्चुअली में ये बोलना है कि हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वही गूगल की है, वही माइक्रोसॉफ्ट की है, जूम की है, जोमेटो की है, रिपब्लिक वर्ल्ड की, ओला कैब्स की है, ट्रू कॉलर की है, बिग बास्केट की है, कू की है, आरोग्य सेतु जो कि पब्लिक कंपनी है, भीम, एयर इंडिया, सैंडस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, IRCTC, इन सब की भी पब्लिक पॉलिसी वही है, मतलब डाटा प्राइवेसी पॉलिसी वही है। ये सारी एजेंसीज डाटा को कलेक्ट करती हैं। तो जब ये सारी एजेंसीज डाटा को कलेक्ट कर रही हैं तो व्हाट्सएप के खिलाफ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे व्हाट्सएप पूछ रहा है। अब ये जो ऑथर है वो कुछ बातें बता रहा है। ऑथर बता रहा है कि भाई मार्केट में ना व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम इनकी डोमिनेंस है। ज्यादातर जो यूजेज है इंडिया में वो इन तीन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब व्हाट्सएप का यहाँ पे ये कहना है कि भाई अगर किसी को हमारी प्राइवेसी पॉलिसी पसंद नहीं है तो वो हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ के जा सकता है, ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिग्नल और टेलीग्राम जैसी ऐप में अगर आप जाते भी हो व्हाट्सएप को छोड़ के, तो आपके सामने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ नुकसान है। भले ही सिग्नल और टेलीग्राम जैसी ऐप्स आपका डाटा शेयर नहीं करेंगी, व्हाट्सएप आपका डाटा शेयर कर रही है, लेकिन रिलायबल कम्युनिकेशन सर्विसेज में व्हाट्सएप इज वन स्टेप अहेड ऑफ सिग्नल एंड टेलीग्राम। अगर आप देखो तो व्हाट्सएप की जो डिजाइन है ना वो बहुत यूजर फ्रेंडली है। व्हाट्सएप लो बैंड इंटरनेट एरियाज में भी चल जाता है, जहाँ पे आप कह सकते हो कि इंटरनेट की स्पीड कम है, वहाँ पे भी वीडियो कॉल और मैसेजेस, चैट, ये सब बहुत आराम से हो जाती हैं। ऐसा टेलीग्राम और सिग्नल में नहीं है। टेलीग्राम और सिग्नल जैसी ऐप्स कहीं ना कहीं लो बैंडविड्थ इलाकों में नहीं चल पाती हैं। प्लस व्हाट्सएप में एक और एडवांटेज है, व्हाट्सएप पे ये इनका पेमेंट नेटवर्क है, तो जो लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब ये जो दोनों डबल चीजें जुड़ के आई है ना कि व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म वो भी लो बैंडविड्थ में चल रहा है, उसके साथ व्हाट्सएप पे, इसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और अब इनके लिए मास माइग्रेशन करना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब ये है कि व्हाट्सएप की यहाँ पे ऑलमोस्ट मोनोपोली हो रही है इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स में, और व्हाट्सएप अपनी इस डोमिनेंट पोजीशन का गलत प्रकार से फायदा उठा रहा है, ऐसा बोला है इंडिया के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और कहीं ना कहीं ये बात सही है। उसके बाद व्हाट्सएप ये भी बोल रहा है कि जो नई प्राइवेसी पॉलिसी, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू बिजनेस वर्जन ऑफ द ऐप। दो प्रकार के व्हाट्सएप होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक बिजनेस वर्जन होता है, ठीक है। तो कल की डेट में मुझे अगर अपना ऑफिशियल यूट्यूब का व्हाट्सएप चैनल खोलना हो तो मैं बिजनेस वर्जन हायर करूंगा ऑब्वियसली। लेकिन अब यहाँ पे ऑथर ये भी बता रहा है कि जो मेटा डाटा होता है ना नॉन बिजनेस वर्जन का, उस मेटा डाटा को ऑलरेडी फेसबुक के साथ शेयर किया जा चुका है। और ये बात कहीं ना कहीं फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका जो स्कैंडल हुआ था ना, जिसमें यूएस के इलेक्शंस पे सवाल उठाए गए थे, इससे भी पता चलता है कि बिजनेस अकाउंट के अलावा जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं उसके मेटा डाटा को कहीं ना कहीं फेसबुक के साथ शेयर किया जाता है। बिजनेस वर्जन एक ऐसा वर्जन है जहां पे लोगों को लगता है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कर रखा है, तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस वर्जन में हमारी प्राइवेसी पॉलिसी सेफ है। तो बिजनेस वर्जन की प्राइवेसी पॉलिसी को भी यहां पे वॉयलेट करके काउंटर इंट्यूटिव बात कर रहा है कौन? व्हाट्सएप। मतलब कुल मिला के ओवरऑल व्हाट्सएप का जो स्टैंस है वो ये बोल रहा है कि भाई नॉर्मल जो आप कह सकते हो व्हाट्सएप यूजर्स है उनका डाटा तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगा, साथ साथ बिजनेस वर्जन जो व्हाट्सएप है उनका डाटा भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आ रहा है। और कुल मिला के व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे बहुत लंबे समय से इल्जाम लगाई गया कि ये लोग छोटी कंपनीज को पनपने नहीं देते हैं, जो नई इनोवेटिव सर्विसेज उठ रही होती हैं उसको ये लोग खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोली जा रही है। देखिए क्या बोला गया, It is possible to extract metadata from documents that are exchanged over a communication app with diluted privacy policy.
तो ये जब डायलूटेड प्राइवेसी पॉलिसी है तो ऑलरेडी वो यूजर्स जो कि नॉन बिजनेस वर्जन में काम कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स का मेटा डाटा शेयर हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, आपके जो शॉक वगैरह हैं, आपका जो डाटा है वो फेसबुक के साथ शेयर हो जाएगा। हालांकि उसको एड सर्विंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बात यहाँ पे एथिक्स की आती है। बात यहाँ इस बात की आती है कि देखिए, यहाँ पे अगर व्हाट्सएप को एक्सेप्शन दे दिया जाता है, यहाँ पे अगर व्हाट्सएप को सरकार छोड़ देती है, तो इस प्रकार के प्राइवेसी वॉल्यूशन बहुत और जगह पे होने लगेंगे। प्राइवेट एंटिटीज भी प्राइवेसी वॉल्यूशन करने लगेगी और सरकार तो करने ही लगेगी। ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारी और कंपनीज हैं जो कि इस प्रकार का प्राइवेसी वॉल्यूशन कर रही है। नाम मैंने शुरुआत में बताया था, व्हाट्सएप ने बोला है। अभी व्हाट्सएप का स्टैंड अगर सरकार यहाँ पे ऑफिशियली सही मान लेती है, जुडिशरी यहाँ पे ऑफिशियली सही मान लेती है, तो उसमें होगा क्या? उसमें ये होगा कि भाई ठीक है, व्हाट्सएप लोगों के यूजर डाटा को इस्तेमाल कर सकता है। एक बार व्हाट्सएप ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो बाकी सारी प्राइवेट और सरकारी एजेंसीज भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और फिर काम जाएगा गड़बड़ा। इस रिस्पेक्ट में कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल भी बनाया था और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आजकल बच्चे एडटेक ऐप्स पे पढ़ते हैं। बड़े बड़े ऐप्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, वहां से भी हो सकता है कि यूजर्स के डाटा को गलत तरीके से कलेक्ट किया जाता हो। तो जरूरी यह है कि हमारे देश में सरकार जल्दी से जल्दी एक ऐसा डाटा प्राइवेसी लॉ लेके आए जो काफी हद तक यूरोप के जीडीपीआर जैसा हो, यूरोपियन जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जैसा हो। क्योंकि अभी के लिए इंडिया में जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है, द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, ये काम भर की प्रोटेक्शन यूजर्स को नहीं दे रहा है। ये डाटा इतना पोर्टेंट नहीं है कि कहीं ना कहीं यूजर्स की प्राइवेसी को बचा सके। तो एक ऐसा नया डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने की जरूरत है, रिफॉर्मुलेट करने की जरूरत है, जिससे यूजर के राइट्स सेफगार्ड रहे, यूजर प्राइवेसी यहाँ पे सेफगार्ड रहे। और इसके लिए प्रॉपर प्राइवेसी कमीशन बनाया जाए जो कि इस राइट्स को एट द सेम टाइम एनफोर्स भी करे। सरकार को ये बात कहीं ना कहीं इंश्योर करनी पड़ेगी कि एक स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन बिल होना चाहिए जिससे राइट टू प्राइवेसी ऑफ डाटा यहाँ पे यूजर्स का बचा रहे। नहीं तो यहाँ पे अगर व्हाट्सएप जैसी कंपनीज जीत जाती हैं और बोलती हैं कि ठीक है भाई, ये जो हमारे यूजर डाटा लॉज हैं ये सही है और सरकार इसको मान लेती है, तो फिर बाकी प्राइवेट और सरकारी कंपनियां भी धड़ल्ले से डाटा वॉल्यूशन करने लगेंगी और फिर प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज यहाँ पे रह नहीं जाएगी। जो कि बहुत हद तक पॉपुलेशन इन प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंडेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन के डाटा को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल सरकार पे आती है। और सरकार ये माइंडसेट रख के चलती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर लें तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा आगे आने वाले समय में। ये बातें यहाँ बताई जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। गुड बाय।